स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का हल पेपर। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला देखेंगे सही विकल्प। आपको उत्तर दिख रहा होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाइयाँ। उदासीनता वक्र होता है ए और बी दोनों। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। स्थानांतरित प्रस्तुत वस्तुएं हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं, चाय और कॉफी। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो इसका सही आंसर उत्पत्ति के साधन। आपातकालीन पालन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब आता अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोगों को रिक्त स्थान के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वो आंसर दिख रहे होंगे। वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अब आते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो आप लोगों को सही जोड़ी बना के दी हुई है, आप लोग बना सकते हैं वीडियो को रोक कर। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जी देखिए, एक वाक्य में उत्तर, GNP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GDP का पूर्ण रूप क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद। GNB का पूर्ण रूप क्या है। तो पंजाब नेशनल बैंक। RBI का पूर्ण रूप क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत वचन प्रवृत्ति क्या है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अर्थव्यवस्था के सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह मापन है जो प्रवृत्ति उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। अब आता अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था के विपरीत है जिसमें एक देश बाहर के क्षेत्र के साथ व्यापार करता है। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। अब आते हैं सत्य असत्य। तो आप लोग देख सकते हैं, सत्य असत्य आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, क्रमशः दिए हुए। अब आता अगला क्वेश्चन, सकारात्मक अर्थव्यवस्था से किसे कहते हैं। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति अर्थात क्रियाविधि किस प्रकार काम करती है जो व्यक्त करता है यह समस्या का हल कैसे निकाला जाए नहीं बताता है। इसमें केवल यह बताता है कि क्या है, अर्थात यह केवल वस्तु स्थिति के बारे में बताता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। फलतः कोई भी एक उत्पादक बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थशास्त्र के बाजार को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। अब आता है अगला क्वेश्चन, वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं।
अन्य बातें सामान्य रहती हैं, पर मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत एकात्मक वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम एक गुणवत्ता कथन है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अल्पाधिकार किसे कहते हैं? अल्पाधिकार यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप जिसमें बाजार में परंपरा निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक कुल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है तथा वह बाजार में प्रस्तुत के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। बाजार में प्रायः ऐसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से की दो विशेषताएं लिखिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह स्वयं संचालित होती है और उसमें किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का पूर्ण अधिकार होता है। व्यक्ति इस प्रणाली में स्वयं हित के उद्देश्य से क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग की आय में जोड़ के क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग अलग जीवन स्तर पर एक महत्वपूर्ण सूचकांक होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, बैंक किसे कहते हैं? बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता के धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करने तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट के दो अवयव लिखिए। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गैर योजनागत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्ष क्रिया अधिकतम महत्वपूर्ण घटना है जिसमें कर द्वारा प्रदान सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं। गैर योजनागत व्यय को प्रमुख पदों में ब्याज, आमदन, अदायगी, प्रतिरक्षा सेवा, उपदान, वेतन और पेंशन आते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? अब आता है उसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं। भुगतान शेष के घटक, पहला चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता। अंतर स्तर पर सामान्य सभी देश एक दूसरे के साथ माल का आयात निर्यात करते हैं या सेवा का आदान प्रदान करते हैं और राशि का लेन देन भी करते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताएं लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति बनाने और रखने की
अनुमति होती है, लेकिन संपत्ति और आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। अब आता है दूसरा इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी एक या कुछ विशेष लोगों का एकाधिकार नहीं रहता। अब आता है तीसरा इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार हमेशा आर्थिक नियोजनों और नियमों के मध्य से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, पूर्ति का नियम लिखिए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा उत्तर इसका, पूर्ति का नियम पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। अन्य बातों का यथास्थिर रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है। इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट। सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो आप लोगों को पहला उद्देश्य दिख रहा होगा, संतुलन बजट। जब सरकार को प्राप्त होने वाली प्राप्ति व्यय के बराबर होती है तो इसे संतुलन बजट कहते हैं। अब अगला देखें, बजट। अब अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे घाटा बजट कहा जाता है। इसका मतलब है कि सरकार उधार लेकर अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रही है। इस प्रकार का दृष्टिकोण विकासशील देशों से भारत, बांग्लादेश आदि के लिए उपयुक्त है। अब आता है तीसरा, राजस्व व्यय। आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को, वह व्यय जो सरकार के दिन प्रतिदिन में के कामकाज में होता है, यह सरकार के लिए संपत्ति नहीं बनता है। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन आदि। तो इसी के साथ वीडियो होता है खत्म। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।